हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनवीएस 2022 पीजीटी कॉमर्स एग्जाम एनालिसिस। जो भी आपका पेपर हुआ था कॉमर्स का, ये बेटा कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, एचपीएससी, पीजीटी कॉमर्स हो, कोई भी एग्जाम हो। तो ये सभी कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉमर्स के जो पीजीटी एग्जाम हो रहे हैं उसमें वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम एग्जाम एनालिसिस कहता है कि अकाउंट से, अकाउंट में प्रोराटा अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन, मिनिमम अलॉटमेंट या फिर रिफंड, और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट से, पीवी रेशो से, और आपका जो है शेयर कैपिटल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिजर्व्ड कैपिटल से, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन है, इस यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है वो। तो मैक्सिमम पोर्शन कवर्ड इन अकाउंटिंग, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, एचआर अकाउंटिंग है, ये सभी टाइप की अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि a factory produce 500 LED bulbs per annum. The variable cost per unit is rupees 50. The fixed expenses are 10,000 per annum. If the production is increased by 1 unit, then the marginal cost per unit will be. तो सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट होती है जब कोई भी कंपनी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जहां पर ये जैसे इसमें एक एग्जांपल में पूछा गया है कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, यानी कि टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी, अब कितना चेंज आया, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या गिवन है आपको? 50 रुपीज पर यूनिट, और 500 बल्ब बना रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 25,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? 10,000, तो टोटल कॉस्ट हो गई 35,000 रुपए। अगर कंपनी ने एक एक्स्ट्रा बल्ब बनाया तो टोटल बल्ब कितने हो गए? 501, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25,050। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है, चाहे आप 100 बल्ब बना लो, चाहे आप 500 बल्ब बना लो। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है 501 बल्ब की कितनी हो जाएगी? 35,050, और 500 बल्ब की कितनी थी? 35,000। तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हो जाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेच्योरिटी डेट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 5 मार्च। 5 मार्च को एक बिल लिखा गया और पेबल 1 मंथ आफ्टर द डेट विल बी। कि 5 मार्च को कोई बिल लिखा गया है, बिल ड्रॉ किया गया है, और उसने कहा है कि 5 मार्च को जो बिल लिखा गया है उसकी पेमेंट करनी है 1 महीने के बाद, तो उसकी मेच्योरिटी डेट क्या होगी? पहले आप कंसेप्ट समझिए, मेच्योरिटी डेट का कंसेप्ट क्या कहता है। मेच्योरिटी डेट का कंसेप्ट कहता है कि जिस दिन बिल लिखा गया वो डेट, जो ड्यू टाइम होता है वो उसमें ऐड कर देंगे, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। वो जो निकल के आती है वो होती है आपकी मेच्योरिटी डेट। जैसे यहाँ पर 5 मार्च है, 5 मार्च के अंदर 1 महीना ऐड कर दो, 5 अप्रैल हो गया, उसके अंदर 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड कर दीजिए, 8 अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो बातें और ध्यान में रखनी होती हैं, ये आपके पास दो नोट गिवन है, दो बातें और ध्यान में रखनी है। पहली बात कहता है कि जिस दिन आपकी मेच्योरिटी डेट है, जैसे ये 8 अप्रैल है, इस दिन अगर मान लीजिए संडे हो या गवर्नमेंट हॉलीडे हो, कोई भी, जैसे 26 जनवरी आ गई, 15 अगस्त आ गया, या कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे है, 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती होती है, तो कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे है जो हमें पता है पहले से, या फिर संडे है, तो वहां पर जो आपकी मेच्योरिटी डेट होगी वो 7 अप्रैल मानी जाएगी, यानी कि एक दिन पहले। जिस दिन आपकी मेच्योरिटी डेट बन रही है उससे एक दिन पहले आपकी मेच्योरिटी डेट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए 8 अप्रैल वाले दिन आपका बिल मैच्योर होना था, और 8 अप्रैल को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। जैसे कोविड आया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, गवर्नमेंट ने कह दिया कि कल अचानक से छुट्टी घोषित कर दी जाती है। अब हमें तो नहीं पता था, प्रिडिक्शन नहीं थी, तो उसके जस्ट एक दिन बाद हमारे बिल की मैच्योरिटी डेट होगी। तो ये चीज याद रखनी है कि संडे या पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन पहले आपकी मैच्योरिटी डेट होगी, और नेशनल इमरजेंसी हॉलीडे के केस में एक दिन आपकी बाद की मैच्योरिटी डेट होती है। तो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमारे पास ये फॉर्मूला है बेटा, डेट ऑफ बिल ड्रॉन प्लस ड्यू टाइम प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। रिसर्च एनालिसिस के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बेटा सैप, सिस्टमेटिक एक्शन प्लान। सिस्टमेटिक एक्शन प्लान क्या हो, सॉरी, स्टैटिस्टिकल एक्शन प्लान। स्टैटिस्टिकल एक्शन प्लान क्या होता है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा होता है जो आपका स्टैटिस्टिक्स का, वो उसको कलेक्शन करना, उसको हैंडल करना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है दैट इज सैप, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस प्लान। समझ में आ गई बात? जैसे कि सैंपल साइज को कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन ट्रायल है, डिजाइन करना है, उसको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं, ये सारा जितना भी स्टैटिस्टिक का काम होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान के अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद है बाकी जो तीन ऑप्शन है हम उनको भी देख लेते हैं जरा एक बार, चलिए। तीन ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन है हमारा टैली का। टैली क्या होता है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप एंट्रीज करते हो कि कितने मनी डेबिट हुई, कितना क्रेडिट हुई, ये सब आप टैली के अंदर करते हो। ईआरपी आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात हम कर लेते हैं कि ये क्या एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कहाँ यूज किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी अकाउंटिंग, प्रोक्योरमेंट की कितना माल हमारा आया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन ऑपरेशन है, ईआरपी उसके लिए यूज किया जाता है। एसपीएसएस है बेटा आपका। एसपीएसएस होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। आपको ऑप्शन में ईपीएसएस दिया गया है, इसीलिए ये आपका इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर एसपीएसएस लिखा गया होता तो बिल्कुल सही ऑप्शन होता आपका, लेकिन वहां पर ईपीएसएस लिखा गया है जो कि इनकरेक्ट है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? एसएपी, सैप। अब आगे के लिए ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सैप पूछा गया है, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है ये पूछ ले कि एसपीएसएस की फुल फॉर्म क्या है। तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ईपीएसएस नाम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, एसपीएसएस होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये पूछ ले कि एसपीएसएस किस लिए यूज किया जाता है, तो वही रिसर्चर्स के द्वारा यूज किया जाता है। हम जैसे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एमफिल करते हैं जो, या रिसर्च पेपर लिखते हैं, अपना डेटा एनालिसिस करना होता है उनको, तो उसके अंदर ये काम आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस हैविंग मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। पहले तो समझिए वाउचर क्या होता है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। आप ना कोई सामान लेने गए किसी शॉप पर, आपने क्या किया, उसको पैसे दिए, उन्होंने आपको सामान दिया, जो आपने पैसे दिए उसके बदले में वो एक स्लिप निकाल करके देता है, एविडेंस होता है कि आपने, वो एक बिल है, आपने वो सामान उससे लिया है। तो उस एविडेंस को क्या कहते हैं? हम वाउचर बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो कि एस्टेट के पेपर में रिपीट हुआ था पिछले साल, कि द अदर नेम ऑफ वाउचर इज सोर्स डॉक्यूमेंट। आरोही के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि अदर नेम ऑफ वाउचर इज सोर्स डॉक्यूमेंट, तो ये याद रखना है। एविडेंस क्या होता है? वाउचर होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यानी कि इस वीडियो से आपके 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आराम से निकल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर से ऑप्शंस में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर के अंदर क्या होता है? ट्रांजैक्शन वाउचर। ट्रांजैक्शन वाउचर होता है एक ऐसा वाउचर जब एक डेबिट और एक क्रेडिट के लिए जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन विद वन डेबिट और वन क्रेडिट। कोई ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी एक साइड डेबिट है दूसरी साइड क्रेडिट है, उसके लिए जो वाउचर बनाया गया है उसको ट्रांजैक्शन वाउचर बोलेंगे। कंपाउंड वाउचर होता है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट है लेकिन एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड वाउचर। जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट्स हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स वाउचर की। कॉम्प्लेक्स वाउचर का दूसरा नाम भी क्या कहते हैं? जनरल वाउचर बोलते हैं। कंपाउंड वाउचर में हमने देख लिया कि जहाँ मल्टीपल अकाउंट डेबिट होते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, सभी के, हम सबके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और एक गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होता है। या फिर कॉम्प्लेक्स वाउचर की बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। कॉम्प्लेक्स वाउचर का ही दूसरा नाम क्या होता है? जनरल वाउचर होता है, जो यहाँ पूछा गया है, जहां पर मल्टीपल डेबिट्स होते हैं और मल्टीपल क्रेडिट होते हैं। उसके लिए जो वाउचर बनाया जाता है उसको हम जनरल वाउचर या कॉम्प्लेक्स वाउचर बोलते हैं। और कंपाउंड वाउचर के ही दो टाइप होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। तो इसीलिए जो फोर्थ ऑप्शन है दिस इज द पार्ट ऑफ सेकंड ऑप्शन, ट्रांजैक्शन वाउचर जहां एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, और जनरल वाउचर जिसको कॉम्प्लेक्स वाउचर भी बोलते हैं, जहां मल्टीपल डेबिट्स होते हैं और मल्टीपल ही क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, an enterprise that develops a culture of caring for people and environment and commands a high degree of integrity in dealing others is called.
कि एक एंटरप्राइज है, उसने कल्चर डेवलप किया है। भाई जनरल सी बात है, आप जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपने वहाँ एक कल्चर डेवलप किया हुआ है। वो कल्चर के अंदर क्या कहता है कि जहाँ पर पीपल एंड एनवायरनमेंट है, हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या आता है, यानी कि उनके बीच में हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन है, उन सबके बीच में आपस में। तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा? एथिकली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज है भाई, बहुत अच्छा एंटरप्राइज है, एथिकली रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर सभी केयरिंग है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ पर कमांड क्या कर रहा है, हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी है, समानता है। तो वो एंटरप्राइज होगा आपका एथिकली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज। एक लॉ अबाइडिंग एंटरप्राइज होता है जहां पर कानून से संबंधित डर डर के जीना, कि भाई रूल रेगुलेशन है, ये लो है, उसको पूरा करना है। ठीक है। कॉर्पोरेट एंटरप्राइज कंपनी हो गई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो एक नॉन प्रॉफिट पर्पस के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये थी हमारी आज की 5 क्वेश्चन की सीरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना चैनल को। और टू बी कंटिन्यू विद योर नेक्स्ट वीडियो, जल्दी मिलेंगे अगले 5 क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।